कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। अच्छा बच्चों, बहुत पहले 5-7 साल पहले जब जो है 11th और 12th दोनों एक था, 11th और 12th दोनों अटैच था, अलग अलग नहीं था, तब जो है ये सब चैप्टर पढ़ाना बड़ा इजी लगता था। इजी इसलिए लगता था कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लेसन शुरुआत के वह सब जो है 11th की क्लास में शिफ्ट हो गए हैं। छोटे छोटे लेसन जैसे तरंगति, यांत्रिक तरंगे, प्रगामी तरंगे, विस्पंद, अप्रगामी तरंगे, डॉपलर प्रभाव, 5-6 लेसन का नाम लिया बेटा, फिर से सुन लीजिए। तरंगति, यांत्रिक तरंग, विस्पंद, प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, डॉपलर प्रभाव, ये 6 लेसन जो तरंग से ही रिलेटेड थे अब 11th की बुक में हो गए हैं। हम लोग 11th में पढ़ते हैं तो बेसिक उन्हीं लेसनों में है। अगर बेसिक कोई चीज़ तैयार रहती है तभी आगे की जो है हायर फायर चीज़ें जो है तैयार हो पाती है। फिलहाल हम प्रयास करेंगे कि आपको एक एक स्टेप सब समझ में आए और डीपली डिटेल में, क्योंकि बेटा कंपटीशन में इससे रिलेटेड अक्सर चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए जरा, बोर्ड पर एक नाम लिखे हुए हैं और ये समझाना चाहते हैं क्या, ठीक। तरंग प्रकाशिकी। सुहाना बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ध्यान से देखो। तरंग प्रकाशिकी दिख रहा है बेटा। तरंग प्रकाशिकी अंग्रेजी लिखी हुई है वेव ऑप्टिक्स। क्या है ये जानिए। देखो बच्चों, जैसे आप छोटी कक्षाओं में 9th में और 11th में पढ़ते हो कि साइंस विज्ञान क्या है, तो आपको बताया जाता है कि क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि विज्ञान को अध्ययन में सरल रखने के लिए विज्ञान की कई शाखाएं बना दी गई हैं। यथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, कोशिका विज्ञान, शैवाल विज्ञान। देयर आर सो मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं बना दी गई हैं, जिससे विज्ञान का अध्ययन सरलतम वे में हो, सरल तरीके से विज्ञान का हम अध्ययन कर सकें। इसलिए बेटा विज्ञान की कई सारी शाखाएं बना दी गई हैं। और उसके बाद भी आप पढ़ते हो फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, जीव विज्ञान अलग, इनके भी कई सारी शाखाएं हो गई हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के लिए नियम बनाना, सिद्धांत बनाना, उनका अध्ययन और अध्यापन जिस विज्ञान में होता है उसे ही हम भौतिकी या फिजिक्स कहते हैं। और अध्ययन में सरलता हेतु भौतिकी या फिजिक्स 2 ब्रांचों में बांटी गई है। ये भी 11th में आपको पढ़ाया गया होगा कि भौतिक विज्ञान को सरल बनाने के लिए, इसका अध्ययन सरल तरीके से करने के लिए भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। एक है माइक्रो फिजिक्स, सूक्ष्म भौतिकी, और एक है मैक्रो फिजिक्स, MACRO, स्थूल भौतिकी। माने फिजिक्स का अध्ययन सरल हो सके तो फिजिक्स में भी कई ब्रांचेज बन गई हैं। 11th में आपने पढ़ा है सूक्ष्म भौतिकी, स्थूल भौतिकी, भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। उसके बाद सूक्ष्म भौतिकी में भी 3 ब्रांच बन गई है, परमाणु भौतिकी, न्यूट्रॉन भौतिकी
और जो परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी और इलेक्ट्रॉन भौतिकी। और बेटा ये तीनों भौतिकी का हम आगे जो है अध्ययन करेंगे, हमको पढ़ने को मिलेगी। हम इसी क्लास में 12th में भी परमाणु भौतिकी भी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन भौतिकी भी पढ़ाऊंगा, नाभिकीय भौतिकी भी पढ़ाऊंगा। ये फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेज है। जो स्थूल भौतिकी फिजिक्स की जो दूसरी शाखा है उसमें बेटा 100 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, जैसे कार्यकी, गतिकी, स्थितिकी, चुंबकीय, प्रकाशिकी, उष्मागतिकी, तरंग प्रकाशिकी। ऐसे देयर आर सो मेनी ब्रांचेज इन आवर माइक्रोफिजिक्स। स्थूल भौतिकी में बहुत सारी शाखाएं हैं भौतिकी की। तो ऐसे ये तरंग प्रकाशिकी जो लिखी हुई है यह भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, यह भी एक प्रकार की फिजिक्स है जिसमें हम प्रकाश के तरंगों संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं। मतलब अगर हमें इसको डिफाइन करना हो, इसको समझाना हो, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मतलब ये खुद एक प्रकार की भौतिकी है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश का तरंग संबंधित प्रवृत्ति या गुणों का अध्ययन किया जाए, वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाश की कहलाती है। ये देखिए बेटा, फिजिक्स इतनी सरल सब्जेक्ट है नेहा कि नमोए से परिभाषा बन जाती है, सच में ना। तो कैसे बोलोगे बेटा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का तरंगों संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाए, वही जो है तरंग प्रकाश की कहलाती है। तो इसका मतलब प्रकाश, हम जो अभी तक पढ़े 6-7 लेसन प्रकाश के बारे में पढ़े, उसमें प्रकाश के घटनाएं वगैरह बताई गई थी। इसमें बताया जाएगा कि प्रकाश भाई साहब तरंग होता है, तरंग जैसे गुण रखता है प्रकाश। तो आपको हम सबसे पहले प्रकाश के गुणधर्म समझाते हैं। यद्यपि प्रकाश वाले चैप्टर में हमने समझाया था, तो जो बच्चे नहीं समझे हैं उनके लिए है। पहले प्रकाश के गुणों को समझो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चाचा न्यूटन आए और प्रकाश के बारे में अपनी लंतरानी ठोके, और वो प्रकाश के जो अपनी लंतरानी मारे उसको सही भी बताए, लेकिन बाद के साइंटिस्टों ने उनकी सारी लंतरानियों को गलत कर दिया। और एक साइंटिस्ट हुए हैं हॉलैंड के, जिनका नाम था हाइगेन्स। उन्होंने प्रकाश के संदर्भ में अपनी लंतरानी सेटअप की और जो सही साबित हुई है, ठीक है। लेकिन अच्छा ये बताओ कि अगर हम लोग बेटा पढ़ते हैं कोई चीज, कोई वैज्ञानिक कुछ आविष्कार किया, कुछ खोजा, लेकिन तमाम और वैज्ञानिक उसके आविष्कार को गलत साबित कर दे, तो फिर इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए ना, बुक में इसका वर्णन रहना ही नहीं चाहिए। जो गलत हो गया, जो अमान्य हो गया, जो अकाट्य हो गया, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, जानना ही नहीं चाहिए। तो लेकिन कभी कभी गलत वाली चीजें भी पढ़नी रहती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसी के आधार पर ये वाले आए हो, या हो सकता है कि ये पूरी तरह से गलत ना हो। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने देखा कि जो न्यूटन ने अपनी लॉजिक बताई थी प्रकाश के संदर्भ में, वो पूरी तरह से गलत नहीं है, उन्हें अकाट्य या गलत नहीं किया जा सकता। बाद में साइंटिस्टों ने, डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया कि प्रकाश में दोनों गुण होते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण भी होता है और हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंग भी होता है। माने प्रकाशवा में दोनों गुण पाए जाते हैं, कणिका गुण और तरंग गुण। माने लाइट हैज ड्वेल नेचर, प्रकाश में दोहरा द्वितीय प्रवृत्ति पाई जाती है। तो फिलहाल ये सब तो आगे हम लोग देखेंगे। तरंग प्रकाश की समझ में आ बेटा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश के तरंगों संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अब बच्चों, पहले हम लोग प्रकाश के गुण पढ़े, फिर न्यूटन के पास आए और फिर जो है हाइगेन्स के पास आए, फिर इनकी बातों को सुने समझे। तो गौर से देखिएगा और समझिएगा। प्रकाश के गुण थोड़ा तेज बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार बताया हूं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उन्हीं के लिए है ज्यादा। प्रकाश के गुण माने प्रकाश में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अमिता यादव बोर्ड देखो, प्रकाश में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है
जो है ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात बेटा कि प्रकाश अधूरा नाम है, प्रकाश का पूरा नाम होता है प्रकाशिकीय ऊर्जा। और हाँ एक बात बेटा, अगर कोई ज्ञानी प्रदर्शित करोगे अपने आप को तो उसी को खड़ा करा के उसी से समझवाएंगे फोटो जी। तो इसलिए सुनिए, अच्छे वक्ता न बनिए, अच्छे श्रोता बनिए, ठीक है बेटा। तो हाँ ध्यान दीजिएगा जरा, प्रकाश संक्षिप्त नाम है, छोटा नाम है। प्रकाश का पूरा नाम होता है प्रकाशिकीय ऊर्जा। ये पहली बात कि प्रकाश प्रकाशी ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है, छोटा नाम है। कभी कभी मेडिकल वगैरह एग्जाम में बेटा बाहर से टीचर आए रहते हैं, वाइवा लेते हैं, तो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कोई मेडिकल करते रहते हो, कहते कौन सा मेडिकल कर रहे हो, तो आप कहते हो प्रकाश का परावर्तन का कर रहा हूँ, अपवर्तन का कर रहा हूँ। कहते अच्छा प्रकाश का मात्रक बताओ। तो अब आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि द्रव्यमान के मात्रक और समय का मात्रक, लंबाई के मात्रक तो पढ़े ही, प्रकाश के मात्रक है आप कहीं कौनो कलाफियम पढ़ाई ना है, तो फिर वहाँ डिस्टर्ब मत होइएगा। सेंस लगाइएगा कि जब हमने बोला कि प्रकाश प्रकाशी ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है, माने प्रकाश का मात्रक पूछ रहा है, इसका मतलब वो प्रकाश की ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। और बच्चों, दुनिया में किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, द्रव्यमान ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, एनी प्रकार की ऊर्जा, कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, सबका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक छोटी कक्षा में पढ़े हो लोग। तो जब प्रकाश का मात्रक पूछे हो तो उसको बता देना जूल। क्यों? क्योंकि प्रकाश माने प्रकाशी ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन मीटर या क्या होता है बेटा, जूल। तो अगर हमसे प्रकाश का मात्रक पूछे तो हम वही बता देंगे न्यूटन मीटर या जूल। प्रकाश का विमीय सूत्र पूछे तो हम जो है ऊर्जा का विमीय सूत्र ml2T-2 तो यही बता देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। पहला आ गया कि प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का प्रकाशिकीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है। इधर क्लियर? प्रकाशिकीय ऊर्जा को संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट में हम प्रकाश कहते हैं। अब बेटा प्रकाशीय ऊर्जा क्या है? आप जानते हो, छोटी कक्षाओं में पढ़े हो कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। वस्तुओं में कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा वगैरह वगैरह। ऊर्जा को न हम नष्ट कर सकते हैं, न ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। एक रूप से ऊर्जा दूसरे रूप में बदली जा सकती है। जैसे खंभे के में तार जो लगे हैं, तार से आपके घर में तार आए, उन तारों से विद्युत ऊर्जा आई, आप उससे पंखा चला लिए, यांत्रिक ऊर्जा मिल गई। आप उससे बल्ब जला लिए तो वही विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में मिलने लगी। आप हीटर चला लिए तो वही विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मिलने लगी। थे विद्युत ऊर्जा अलग अलग रूपों में बदल कर मिलने लगी कि नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा को न नष्ट कर सकते ना ही उत्पन्न, और ऊर्जा सभी को केवल और केवल कहाँ से मिलती है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन सबको ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है। तो यहाँ प्रकाशीय ऊर्जा के बारे में बता रहे थे। तो प्रकाशीय ऊर्जा बड़ी विचित्र चीज है बेटा। वह ऊर्जा जो स्वयं न दिखाई दे, लेकिन जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं देखी जा सके, उसी ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहा जाता है। अभी यहाँ अंधेरा कर दें, प्रकाश गायब कर दें, तो हम लोग किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे। ना आप लोग दिखोगे, ना ये घर मकान कुर्सी बेंच में अंधेरे में थोड़ी दिखता है। जब प्रकाश या प्रकाशीय ऊर्जा रहती है तभी तो दिखता है। तो यहाँ पे प्रकाशीय ऊर्जा की परिभाषा बन जाती है उसमें, वह ऊर्जा जो स्वयं न दिखे लेकिन जो वस्तुओं को देखने में सहायक हो। जिस ऊर्जा की उपस्थिति में वस्तुएं देखी जा सके
उसी ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश कहा जाता है। बात समझ में आई बेटा? तो आपको हम प्रकाश के गुण बता रहे थे। पहला गुण बताए कि प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है। फिर बता रहे थे कि जो ऊर्जा वस्तुओं को देखने में सहायक हो उसी ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या इधर क्लियर। अब बेटा ये प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश है कहाँ? सूर्य के पास, और सूर्य से पृथ्वी तक आता है प्रकाश। और ये जिस रास्ता से हिंडोला जी आता है, कौन? प्रकाशीय ऊर्जा या प्रकाश। जिस रास्ते से होता हुआ प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आता है, प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। इधर क्लियर? तो माने प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है। ये समझ में आया बेटा कि प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का शॉर्ट फॉर्म है। हम जो है आम बोलचाल में सुविधा के लिए प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाश कह लेते हैं। और प्रकाशीय ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में, ठीक है, देखने में सहायक हो। माने समझा क्या बोलोगे? जिस ऊर्जा की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई दें वही ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा या क्या कहलाती है? अगला गुण जानिए कि प्रकाश द्वारा तय पथ। अभी बताया बेटा कि प्रकाश जिस पथ पे चलता है, प्रकाश द्वारा तय पथ क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण। इधर क्लियर? और बच्चों कई सारी किरणें जब रहती हैं, प्रकाश किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है, बीम ऑफ लाइट कहलाता है। और बच्चों प्रकाश सूर्य से जब पृथ्वी तक आता है तो प्रकाश की सबसे बड़ी खासियत है कि यह सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की खासियत बता रहा हूं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का संचरण हमेशा कैसे होता है? प्रकाश हमेशा सदैव हरदम सीधी रेखा में चलता है। इसको प्रूव कर सकते हो बेटा। अगर अभी जो है दफ्ती के टुकड़े ले लो, क्या बेटा? दफ्ती के टुकड़े, और यहाँ मान लो 2 मीटर ऊंचा एक डंडा गाड़ दो, और इस तरह से 10 डंडे 2-2 मीटर की ऊंचाई पर गाड़ दो वहां तक। सारे डंडे समान ऊंचाई पर है और सभी पर एक दफ्ती का टुकड़ा सब पे लगा लो। और अगर बीचों बीच में दफ्ती के टुकड़े में होल करो पहले वाले में, और उसी सीट में सब टुकड़े में होल कर दो। अब एक लड़का यहाँ एकदम पहले वाले दफ्ती के टुकड़े के सामने खड़ा हो जाए टार्च लेके, और एक लड़का एकदम अंतिम टुकड़े के सामने खड़ा हो जाए। सारे छिद्र एक सीध में है। अगर अभी पहले टुकड़े पर हम प्रकाश डालेंगे तो आखिरी वाले लड़के को प्रकाश दिखेगा, तो इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गया। लेकिन अगर अभी हम एक टुकड़े में बीचों बीच में छेद करें, इधर वाला जो टुकड़ा समान ऊंचाई पर है उसमें कोने में छेद कर दें, इधर वाले टुकड़े में इस कोने में छेद कर दें। माने अगर छिद्र जो दफ्ती के टुकड़ों में है वो अलग अलग जगह पे हो, एक में बीचों बीच में, एक यहाँ, एक में यहाँ, एक में इधर, एक में इधर, सीधे में ना हो, और तब आप अगर इधर से प्रकाश डालोगे तो अंतिम लड़के के पास प्रकाश नहीं निकलेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये छिद्र सीधी रेखा में नहीं थे, तो इधर उधर जो है परावर्तित हो गया प्रकाश। तो मतलब कहने का ये हुआ कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का संचरण हमेशा कैसे होता है बेटा? बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहाँ पर जानिए प्रकाश का संचरण निर्वात में होता है। माने प्रकाश निर्वात में चलता है, इसे ध्यान दो। प्रकाश निर्वात में चलता है, माने प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यह निर्वात में चल सकता है। देखो आप लोग इसको कैसे प्रूव करोगे? जैसे कभी कभी बल्ब होता है तो बोला जाता है, छोटी कक्षा में पढ़े हो कि बल्ब के भीतर की वायु निकाल ली जाती है, बल्ब में निर्वात किया जाता है, और फिलामेंट में जब करंट पहुंचता है वो चमकता है तो उसका प्रकाश बाहर आता है कि नहीं? इसका मतलब प्रकाश निर्वात में चल सकता है। और एक बात दीपिका बता रही है कि जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के 7-8 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है, माने केवल 7-8 किलोमीटर ऊंचाई तक माध्यम है। उसके भी ऊपर जब जाओ, वायुमंडल के ऊपर जाओ तो कुछ भी नहीं है, तो वहां क्या है? निर्वात। और ऊपर चले जाओ तो चाचा सूरज है। कौन चाचा?
तो वो क्या निकालते हैं? तो प्रकाश पहले निर्वात में आता होगा, उसके बाद वायुमंडल में होकर के तब पृथ्वी पर आता होगा। तो अगर प्रकाश निर्वात में न चल सकता तो फिर यहाँ आता नहीं है। तो मतलब प्रकाश का संचरण निर्वात में होता है। प्रकाश निर्वात में चलता है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और जब कोई वस्तु बिना माध्यम के चलती है तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ऐसी समस्त तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो वही तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो माने बेटा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि इसका संचरण बिना माध्यम के होता है। और बेटा प्रकाश जब जो है निर्वात में चलता है तो ये बहुत उच्च वेग से 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है। इतना वेग आज तक दुनिया में किसी वस्तु का नहीं है। माने प्रकाश निर्वात में बहुत तेज चलता है, निर्वात में चलता है लेकिन बहुत तेज। और ये कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा एक चीज और, निर्वात में चलने के बाद वायुमंडल मिलता है ना, प्रकाश उसमें भी चलता है। ठीक है, अभी जैसे एक कांच का बर्तन लो, उसमें जल भर दो, बर्तन के इस तरफ बल्ब लगा दो, बल्ब का प्रकाश बर्तन के उधर भी जाएगा, माने जल में होकर प्रकाश उधर चला जाएगा। तो प्रकाश का संचरण माध्यम में भी होता है, प्रकाश माध्यम में भी चलता है। प्रकाश का संचरण माध्यम में भी होता है। हाँ, माध्यम में प्रकाश का वेग थोड़ा कम होता है, माध्यम में वेग निर्वात की अपेक्षा कम रहता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, प्रकाश के गुणधर्मों के बारे में एक एक स्टेप में हमने एक्सप्लेन किया। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का, देखो बेटा अगर समझते रहोगे तो थ्योरी वाले चैप्टर हैं जल्दी से याद हो जाएंगे। प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त रूप है। प्रकाशीय ऊर्जा को शार्ट में ही प्रकाश कहा जाता है। अब प्रकाशीय ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई दें प्रकाशीय ऊर्जा कहलाती है। माने जो ऊर्जा स्वयं न दिखे लेकिन वस्तुओं को देखने के लिए जो ऊर्जा सहायक हो वही ऊर्जा क्या कहलाती है? प्रकाशीय ऊर्जा। फिर उसके बाद बताए बेटा कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक जिस पथ द्वारा आता है, प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। उसके बाद आपको बताया बेटा कि प्रकाश का संचरण सदैव सीधी रेखा में होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, इसका संचरण सीधी रेखा में होता है। प्रकाश का संचरण निर्वात में हो सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का संचरण माध्यम में भी होता है और जब प्रकाश माध्यम में चलता है तो इसका मतलब बेटा प्रकाश का वेग जो है निर्वात की अपेक्षा माध्यम में कम होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद तमाम विद्वानों ने प्रकाश की बहुत और घटनाओं का वर्णन किया कि प्रकाश में ये घटनाएं होती हैं। आप ये सब पीछे पढ़े हो, जैसे हम नाम ले रहे हैं, प्रकाश में परावर्तन होता है। नाम आपने सुना है कि किसी तल पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं, टकरा के वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ उस घटना का वर्णन नहीं कर रहे, बस नाम ले रहे हैं। प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण, जैसे प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो अवयवी रंग की किरणों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में अपवर्तन, प्रकाश में विवर्तन, प्रकाश में रुक्ष परावर्तन, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण, ये घटनाएं होती हैं। प्रकाश में कुछ तरंग संबंधित घटनाएं भी होती हैं। प्रकाश में व्यतिकरण, प्रकाश में विवर्तन, प्रकाश में ध्रुवण, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, यह सारी घटनाएं भी प्रकाश में होती हैं। प्रकाश की कुछ घटनाएं आगे चैप्टर्स मिलेंगे, हम उनमें पढ़ेंगे, यहाँ केवल नाम ले रहे हैं। जैसे अगर यहाँ कोई धाप की प्लेट ले लो बेटा और उस पर प्रकाश चाचा को गिरने दो, माने धूप कैसे लगाए खड़ा रहा, कुछ देर बाद प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश में वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो माने प्रकाश में वैद्युत प्रभाव होता है। एक साइंटिस्ट है काम्पटन, प्रकाश में काम्पटन प्रभाव खोजे हैं।
प्रकाश में रमन प्रभाव होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, यही सब प्रकाश के गुणधर्म है। तो इतनी बातें तो आप समझ गए, लेकिन और घटनाओं का केवल आप नाम जानिए। सुस्मित जी आगे के लेसनों में उनके बारे में डीप में सुनेंगे। एक बार फिर से, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में रुक्ष परावर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब अलग अलग लेसन में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रकाश में व्यतिकरण, प्रकाश में विवर्तन, प्रकाश में दूरवर्ण, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, प्रकाश में विस्पंद, ये सारी घटनाएं होती हैं। एक विशेष घटना बताए कि प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, रमन प्रभाव होता है, प्रकीर्णन होता है, प्रकाश में कंपटन प्रभाव होता है। कुछ घटनाएं प्रकाश की आपने पीछे पढ़ा है प्रकाश वाले चैप्टर में, कुछ अब आगे पढ़ाऊंगा लेसनों में। और बच्चों, साइंटिस्टों ने यह पता लगाया कि प्रकाश में कुछ गुण तरंग वाले होते हैं और कुछ गुण प्रकाश में जो है द्रव्यमान या कणिका वाले होते हैं। माने प्रकाश में ड्वेल नेचर, द्वैती प्रकृति होती है। और एक खास बात प्रकाश की है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन हाइगेंस ने सिद्ध किया था कि प्रकाश जो है तरंग है और वो है अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि प्रकाश में ध्रुवण होता है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये बेटा अभी जो 6-7 नाम नया लग रहा है, कुछ बच्चों ने तो पीछे कुछ नामों को पढ़ा है, जैसे जो है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सब नाम पढ़े हो। लेकिन अभी और जो नाम लिए व्यतिकरण, ध्रुवण, विस्पंद, डॉपलर प्रभाव, ये सब आगे आप पढ़ोगे। आगे के लिए सुनो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कंपटन प्रभाव, ये सब आगे पढ़ोगे। यही जो है किताब में इसी क्लास में पढ़ने को है। तो बच्चों, ये इतना प्रकाश की जो है प्रवृत्ति या प्रकाश के गुणधर्म है। कल ये पूरा टॉपिक पढ़ के आइएगा, प्रकाश के गुणधर्म। प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, बल्कि एक नई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। हमने आपको एक्सप्लेन किया भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश के तरंग संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाए, तरंग प्रकाश की कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश के तरंग संदर्भित गुणों का अध्ययन किया जाए, तरंग प्रकाश की कहलाती है। अब बच्चों, सबसे पहले प्रकाश के गुणधर्म एक्सप्लेन किए थे कि रियली में प्रकाश क्या है, प्रकाश की क्वालिटीज या प्रकाश के गुण क्या है। तो याद करिए, सभी बच्चों को प्रकाश के गुणधर्म कल की क्लास में समझाए थे। प्रकाश क्या है, प्रकाश की क्वालिटीज या गुण क्या है। याद ध्यान दीजिए जरा एक बार, और सभी लोग, सबको क्लियरली याद हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा का संक्षिप्त नाम है या संक्षिप्त रूप है। प्रकाशीय ऊर्जा को हम शॉर्ट में प्रकाश कहते हैं। इधर क्लियर बेटा, आज याद हो जाना चाहिए बेटा। दूसरा बेटा बताए थे कि अगर प्रकाश प्रकाशीय ऊर्जा है तो पहले प्रकाशीय ऊर्जा को एक्सप्लेन किए थे, यह क्या होती है। वह ऊर्जा जो स्वयं नहीं दिखती किंतु जो वस्तुओं को देखने में सहायक हो, जिस ऊर्जा की बदौलत वस्तुएं देखी जा सके, जिस ऊर्जा की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकें, उसी ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा या शॉर्ट में प्रकाश कहते हैं। इधर क्लियर। उसके बाद प्रकाश के और तीसरे गुण में हम आपको डिस्कस किए थे कि प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की किरण कहलाता है। माने बच्चों, प्रकाश जिस रास्ते से होकर चलता है उस रास्ते को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश द्वारा तय पथ प्रकाश की। उसके बाद बेटा उन्हें ऐसा चौथा पॉइंट था
कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है। मजेदार बात बता रहा हूं, सभी लोग सुनते रहेगा। उसके बाद का पॉइंट था बेटा कि प्रकाश निर्वात में भी संचरित होता है। फिर अगला पॉइंट था प्रकाश का संचरण माध्यम में भी होता है। चूंकि प्रकाश निर्वात में संचरित होता है, प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अतः प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का संचरण बहुत अधिक वेग से होता है, पर कछुआ की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो एक बहुत बड़ा मान है। तो प्रकाश बेचारा बहुत तेज चले है। और बच्चों, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में अधिक होती है, जबकि प्रकाश की चाल माध्यमों में कम हो जाती है। और आपको समझाए थे कि प्रकाश हाइगेंस के अनुसार कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग प्रवृत्ति दिखाता है और यह अनुप्रस्थ तरंग है। और बच्चों, प्रकाश में तरह तरह की घटनाएं होती हैं, ऐसा क्षितिज के चाचा ने खोजा था। माने क्षितिज चाचा जी ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर टकराती हैं तो टकरा के वापस लौट जाती हैं, बोले तो प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं या विचलित हो जाती हैं, माने प्रकाशवा में अपवर्तन होता है। प्रकाश में रुच्छ परावर्तन, प्रकाश में विवर्तन, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश में व्यतिकरण, विस्पन, दूरवर्ण, डाप्लर प्रभाव होता है। प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, प्रकीर्णन और प्रकाश में कांपटन प्रभाव होता है। इन सब घटनाओं से हम आगे की कक्षाओं में, आगे के लेसन्स में परिचित होंगे। प्रकाश में कणिका और द्रव्य दोनों प्रवृत्तियां होती हैं। प्रकाश डुअल नेचर रखता है, प्रकाश में द्वितीय प्रकृति होती है। तो इस तरह से प्रकाश के संदर्भ में ये सारी बातें हैं और डोली जी सोते सोते समझिए। अब बच्चों, प्रकाश के बारे में ये पूरी लंतरानी प्रकाश के पूरे गुणधर्म आप जान गए और आपके दिमाग में फीड है प्रकाश के गुण क्या है। आज मैं आपको एक जो है बहुत निर्लज्ज वैज्ञानिक का नाम बताने जा रहा हूँ। निर्लज्ज बोला मैंने ना, समझ गई सुस्मी, है ना। देखो, जैसे बेटा आदमी जो कोई काम करे तो एक अपने क्षेत्र तक सीमित रहे, दायरे रहे, तब तो समझ में आता है। लेकिन हर जगह दौड़त रहा, कूदत रहा तो बेकार है। अब बता ला गला के डॉक्टर है तो केवल गला चेक करा, पेटों खोज जा, आँखों खोज जा, नाखियों के तो पूछ दिन जा ना। जैसे जो है अंजलि हमको बता रही है कि अगर जो है सारे सब्जेक्ट किसी कॉपी पर लिखने लगो तो वो कॉपी नहीं रह जाती, रब बन जाती है। तो वैसे यहाँ भी है। तो एक चाचा है न्यूटन, ये इतने निर्लज है सर आइजैक न्यूटन साहब कि क्यों कौनो खोज करे फिजिक्स के कौनो ब्रांच में खोज होत रहा है, मोड़े उठाए चला ये हुआ अपन जो है कुछ डिस्कस करे, कुछ अपन लंतरानी फेंके, कुछ अपन शोध करे। तो न्यूटन साहब हर जगह जो है जुटे रहते हैं, हर जगह आ जाते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक शाखा है जिसके वो जनक है, मैंने एक स्पेशल फिजिक्स खोजे हैं। मैकेनिक्स हिंदी में यांत्रिकी उन्होंने ही खोजी है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। न्यूटन के गतिविषयक नियम या गति के नियम वगैरह जो पढ़ते हो वो सब उसी फिजिक्स की देन है। तो वही में रहा ना ही प्रकाशों में आ जाइए, आ रहे ना लेंस वाले में, उसमें आ जाइए, तरंगों में आज मर गए। तो चाचा न्यूटन ने प्रकाश के बारे में आंखें फाड़ फाड़ अध्ययन किया, प्रकाश को देखा, ताड़ा, समझा, बहुत सारे शोध विचार किए प्रशांत सिंह। उसके बाद प्रकाश के संदर्भ में उन्हें जो महसूस हुआ उसको लॉजिकल वे में, माने नियम के रूप में
सबको बता दिए। कहे भाई ये बातें परकसवा में होती है, परकसवा के बारे में ये चीज़ें जानो और पढ़ो। और मुस्की जी वो सारी बातें न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत कहलाया। तो हम आपको आज समझाना चाहते हैं चच्चू न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। और मैं चाहता हूं कि जब ये थ्योरेटिकल है तो आप इसको ऐसा सुनिए कि एक ही बार में याद हो जाए। अब इतिहास भूगोल तो पढ़ावत का है बेटा कि औरंगजेब के का मारे, फिर उसके बाद का बा मन बना रहे, जिज्ञासा बनी रहे आगे का हो सब याद होते। फिजिक्स है ऐसा वर्ण मिले जेका का वो सुन न रहा, जबरदस्ती में जिज्ञासा बनवत पड़ता है। तो इसलिए बीच में आवाज बंद करो, याद है दो। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। बच्चों सबसे पहली बात शार्ट में सुहाना जी यही बताएंगे कि जो प्रकाश है, जो इतनी सारे गुण रखा, सीधी रेखा में चला, तेज चला, वगैरह 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 वगैरह, जो भी गुण रखा, बहुत सारे विद्वानों ने प्रकाश को एक्सप्लेन करना चाहा अपने तरीके से कि प्रकाश है क्या, कैसे निकलता है, कैसे क्या दिखाता है। तो अलग अलग विद्वानों ने प्रकाश के संदर्भ में अपने अपने मत प्रस्तुत करना चाहा। तो बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन भाई हर आयरू गैरू नक्थु खैरू बात तो लोग मानते ना। जे ताई के फेमस ब्रांड रहा थे वो गलतो चीज बता रहा था, लोगों का माने लगा था। तो न्यूटनवा वह समय ब्रांड रहा, फेमस वैज्ञानिक रहा विदेश के, तो जौन कुछ बता दे चाहे गलतो बता दे, लोगों का माने रहा, बाद में भले वो गलत साबित हो जाए। तो न्यूटन भाई बहुत जगह आप जान रहे हो ना कि गलतो बता दे तब लोगों का मानत रहिए, अरे नहीं वो बताए हैं जानकार है बुत। अब अर्जुन सर जी फिजिक्स पढ़ावता है, कुछ गलतो चीज अगर हल्का फुल्का बता दे समझा दे तब वो कमानत नहीं, सर जी बताया तब दिन कल गलत ना बता सकते। तो वैसे ब्रांड। तो यहाँ पर देखो जरा न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत क्या है नेहा जी? न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत तुम भी आज जान लो। चाचा न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के संदर्भ में बहुत विधिवत अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद जो चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने बताया, कौन? न्यूटन। अच्छा बेटा, न्यूटन ने अपनी थ्योरी प्रकाश के बारे में जो बनाई, उस थ्योरी से प्रकाश की जो क्वालिटीज या गुण है उन्हें प्रूव भी किया, दिखाया भी कि देखो इसलिए ऐसा होता है, इसलिए प्रकाशवा परावर्तन दिखाता है, इसलिए प्रकाशवा अपवर्तन दिखाता है। माने अपनी थ्योरी को प्रूव भी किया, सिद्ध किया। तो पहले न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत समझो, और फिर उसके बाद कड़ी का सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के गुणों की व्याख्या, और फिर उसके बाद कड़ी का सिद्धांत के खंडन करब, उसका विरोध, उसके गलती बताओ और समाप्त करब। तो ध्यान सुनो, पहले कड़ी का सिद्धांत क्या है, ठीक है? पार्टिकल नेचर या पार्टिकल प्रिंसिपल फॉर लाइट, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, ठीक है? तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, तभी मजा आएगी। बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, ज्यादातर टीचर इस श्रेणी को पढ़ाते नहीं, एवॉइड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रकाश के संदर्भ में बहुत सारी शोध, रिसर्च, अध्ययन किया, और यह महसूस किया कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश जब बाहर निकलता है तो असंख्य छोटे 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 कणों के रूप में बाहर निकलता है। ये कण इतने छोटे होते हैं जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन ये कण बहुत तेज चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। यही सिद्धांत न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत है। एक बार फिर से बताऊं, किसी प्रकाश स्रोत से, माने जैसी प्रकाश निकले, बल्ब, चिमनी, दिया, लालटेन, चाचा सूरज, ये सब प्रकाश स्रोत है। तो किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश, माने जैसे बत्ती जलाई तो प्रकाश स्रोत बत्ती काटे, प्रकाश निकला, तो किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे छोटे अदृश्य कणों के रूप में बाहर निकलता है, और ये कण बहुत तीव्र वेग से गति करते हैं, सभी दिशाओं में चलते हैं। इसी सिद्धांत को कड़ी का सिद्धांत, माने अगर हम बल्ब जलाए तो बल्ब से प्रकाश जो है नन्हे 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 अदृश्य असंख्य अनंत कणों के रूप में बाहर चारों दिशाओं में बहुत तीव्र वेग से निकलता है। यही न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने
प्रकाश के सभी गुणों को सत्यापित किया। तो पहले एक बार कल का सिद्धांत समझो क्या है, ध्यान दो। किसी प्रकाश स्रोत से, सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए लेकिन वो बंद करे रहेंगे। किसी प्रकाश स्रोत से, माने कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश सभी दिशाओं में, प्रकाश होने से देखो सभी दिशाओं में, मतलब हर दिशा में, सभी दिशाओं में असंख्य, मतलब अनगिनत, इतना कण निकला कि गिनती ना हो सके, असंख्य, अनंत, अदृश्य, इतने छोटे होते हैं दिखते नहीं, अदृश्य छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर निकलता है। कोई दिक्कत? देखो पढ़ो क्या लिखे हैं, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में असंख्य, अनंत, अदृश्य छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है। ये कण उच्च वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलते हैं। माने अगर ये प्रकाश स्रोत हो तो यहां से जो है प्रकाश जब निकलेगा तो असंख्य छोटे छोटे कणों के रूप में सभी दिशाओं में ऐसे गति करने लगेगा, ऐसे निकलने लगेगा। कौन बताया ये? और इसी को न्यूटन का कौन सा सिद्धांत है? इधर क्लियर? देख लो जरा, रोहनवा ये प्रकाश स्रोत है, परकसवा बहरे निकला, कैसे? असंख्य छोटे छोटे अनंत अदृश्य कणों के रूप में। ये कण बहुत तेज वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलते हैं। यही है न्यूटन का कण का सिद्धांत। प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य अदृश्य अनंत छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में सभी दिशाओं में बाहर निकलता है। और इस बात से इन्होंने प्रकाश के सभी गुणों को एक्सप्लेन किया। कैसे? देखो, प्रकाश के गुणों की व्याख्या, प्रकाश के गुण की व्याख्या इसी सिद्धांत से व्याख्या की है। ध्यान से समझो। पहली बात, प्रकाश किसी स्रोत से कणों के रूप में बाहर आ रहा है। कण में क्या होता है? द्रव्यमान, माने प्रकाश में द्रव्यमान है यह, और कण जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं। तो माने प्रकाश कण के रूप में है, प्रकाश कणों में द्रव्यमान है, वेग भी है। और जब प्रकाश कणों में यम और v दोनों है तो ½ माने उनमें गतिज ऊर्जा है। माने ये प्रकाश कणिकाएं ऊर्जा कण है। मतलब यह सत्यापित हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सत्यापित हो गया कि नहीं? प्रकाश ऊर्जा है। इस बात को न्यूटनवा कैसे बताया? कहा कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे 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 नन्हे मुन्ने कणों के रूप में बाहर निकलता है तो इन कणों में क्या होता है? और इन कणों में क्या है? उच्च वेग। अर्थात प्रकाश कण क्या है? ऊर्जा कण है। माने प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा है या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। समझ गया? दूसरी बात इसने बताया कि जब ये कण बहुत तेज चल रहे हैं, नन्हे मुन्ने हैं और बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत तेज माने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो रास्ता में इनका क्यों विरोध ना कर पावत या बिना ये मार्ग से विचलित ना होते, सीधी रेखा सोझा सर से निकल जाते, जाने नहीं पाओगे तब तक उर्र चला गए आगे। तो इन्होंने बताया कि चूंकि प्रकाश कणिकाएं हल्के हैं और बहुत उच्च वेग से चलते हैं तो इसलिए माध्यम इन्हें प्रभावित नहीं कर पाता और ये सीधी रेखा में चलते हैं। भाई हवा वगैरह इनके ऊपर प्रभाव ना डाल पाओ, लप से निकल के हवा से तेज चलता है ना, तो हवा इनका प्रभावित ना कर पाओ। जब तक हवा जान पाए रामलाल आवता है तब तक रामलाल हो रही है। तो यहाँ पर दूसरी बात यह है कि प्रकाश कणिकाएं अत्यंत हल्की होती हैं और अत्यधिक वेग से चलायमान होती हैं, इसलिए माध्यम इन कणिकाओं को प्रभावित नहीं कर पाता और इसी कारण ये सीधी रेखा चलते हैं।
तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बात सत्यापित हो गई कि नहीं? प्रकाश सीधी, देखो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा चलती है। बकायदा आप किताब में नहीं रहे तो पहले दिखाया था न्यूटन ने कि जैसे प्रकाश कणिकाएं ऐसे ऐसे कैसे कैसे जैसे जैसे कैसे कैसे जैसे ये किसी तल पर आ रही है टकराने के लिए, प्रकाश कणिकाएं यदि किसी जो है चिकने तल पर टकराती हैं, जैसे ये कणिकाएं आ रही है, तो इस तल की जो प्रतिक्रिया बल है, इस कण की प्रतिक्रिया बल, भैया आप जानते हो न्यूटन ने बताया है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाओ तो वो वस्तु भी आप पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो यहाँ जब जो है कणिकाएं इस पर आपतित हो रही है तो ये तल भी इन पर क्या लगाएगा? प्रतिक्रिया बल। तो ये जितने कण हैं सब पर प्रतिक्रिया बल लगती है, और जब हम बल लगावत हैं तो थोड़ा थोड़ा घुमाए चाहिए कि ना, तो ये कणिकाएं जब इधर आते रहते हैं थोड़ा थोड़ा मुड़ते रहते हैं, और मुड़ते 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 जो है गति की दिशा बदल जाती है, ऐसे हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि प्रकाश चिकने तल पर टकराता है, टकरा कर परावर्तित हो जाता है। तो न्यूटन ने बताया कि तल की, ध्यान से सुनो, तल की आभासी माने काल्पनिक प्रतिक्रिया के कारण प्रकाश कणिकाओं के गति की दिशा बदल जाती है, अर्थात परावर्तन होता है। प्रकाश के गुण की व्याख्या हो रही कि नहीं, कि जैसे जो है एक कण ऐसे आए, एक जगह पर ठोकर मार दें तो जो एस आवत रहा एस जाए लाग, हिया वाला कण मारे तो एस जाए लाग, हिया वाला कण मारे तो गति की दिशा धीरे 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 बदल गई कि नहीं, परावर्तन। ठीक, और सेम ही तरह से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तब वो तल के प्रतिक्रिया प्रभावित करता है, गति की दिशा बदल जाता है, माने अपवर्तन होता है। तो परावर्तन की भी व्याख्या कर दिया इसने, और किसकी व्याख्या कर दिया? फिर से एक बार समझो, तुम लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हो मेरा, यहां ध्यान दो। किसी प्रकाश स्रोत से, पहले तो सुस्मी याद हो जाएगा क्या बता रहे हैं, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे छोटे अदृश्य अनंत कणों के रूप में बाहर निकलता है। इन कणों में द्रव्यमान होता है और इन कणों का वेग बहुत उच्च होता है। यही न्यूटन का कण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने प्रकाश के गुणों की व्याख्या की। पहला इन्होंने बताया कि जब प्रकाश कणिकाओं के रूप में बाहर निकलता है जिनमें द्रव्यमान और वेग दोनों होता है, अर्थात प्रकाश कणिकाएं ऊर्जा होती है, माने प्रकाश ऊर्जा के रूप में संचरित होता है, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये बात सत्यापित हुई। दूसरा, प्रकाश कणिकाओं का वेग बहुत अधिक, इतना वेग किसी और का नहीं होता, इस कारण ये माध्यम के द्वारा प्रभावित नहीं होते और कैसे चलते हैं? तो अब उसके बाद तीसरी बात कि जब प्रकाश कणिकाएं किसी तल पर आपतित होती है तो तल की आभासी, ध्यान देना काल्पनिक बात है ये, न्यूटन ने माना है, तल की आभासी प्रतिक्रिया के कारण परावर्तन की घटना होती है, क्योंकि कणिकाओं की गति दिशा बदल जाती है। चौथी बात कि जब प्रकाश कणिकाएं एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जाती है, एक माध्यम से, तो तल की प्रतिक्रिया के कारण ही वहां पर कौन सी घटना होती है? अपवर्तन। चार बात हो गई। और ये जो प्रकाश कणिकाएं हैं, न्यूटन ने कहा कि ये कणिकाएं सभी एक जैसे आकार की नहीं होती, अलग अलग आकार की, कोई छोटी कोई मोटी, कोई पतली कोई दुबली, ऐसे अलग अलग साइज में होती है। तो जैसे अगर कोई प्रिज्म रख दिया जाए और जब प्रकाश कणिकाएं इस प्रिज्म से टकराती है या प्रिज्म में प्रवेश करती हैं तो जो है हल्की और बहुत छोटी कणिका होती है वो पहले निकल आती है, बाकी कणिकाएं मटकैन और भारी भरकम बाद में आती है। और इसलिए यहाँ कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण, क्योंकि प्रकाश अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। तो बच्चों यार ध्यान से समझो जरा, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या करता है बेटा? प्रकाश के बारे में समझाए कि प्रकाश असंख्य छोटे छोटे अदृश्य अनंत कणिकाओं के रूप में
किसी भी स्रोत से बाहर निकलता है और यह भी समझाए कि इन कणिकाओं में द्रव्यमान होता है और ये कणिकाएं उच्च वेग से गति करती हैं। ये इतना छोटा बात थी 4 लाइन का न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। सबको समझ में आया? जो बोलते मुझकी हाँ समझ आया। उसके बाद बेटा कणिका सिद्धांत के द्वारा हम प्रकाश के गुणों की व्याख्या किए। चूंकि प्रकाश कणिकाओं में द्रव्यमान है और वेग है, अर्थात प्रकाश कणिकाएं ऊर्जा कण है, माने यह बात सत्यापित होती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और दूसरा बेटा कि प्रकाश कणिकाएं बहुत उच्च वेग से संचरित होती है, अर्थात माध्यम इन पर प्रभावित नहीं करता, अर्थात ये कणिकाएं सीधी रेखा में चलती है, माने प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है। प्रकाश कणिकाएं जब किसी तल पर आपतित होती हैं तो तल की आभासी प्रक्रिया के कारण उनके गति की दिशा बदलती है, अर्थात परावर्तन हुए है। इसी प्रकार अपवर्तन हुए है। प्रकाश कणिकाएं अलग अलग आकार में हुए हैं और इसलिए जब प्रिज्म से गुजरती हैं तो फिर कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण की घटना हुए है। समझ में आ रहा है? चक्षु न्यूटन प्रकाश के लगभग सभी गुणों की व्याख्या कर दिए और न्यूटन चाचा ने यह भी बताया कि प्रकाश सघन माध्यम में तेज चलता है और विरल माध्यम में धीरे चलता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होती है, विरल माध्यम में प्रकाश चाल कम। ऐसा कौन बताया? न्यूटन। तो बच्चों न्यूटन का कणिका सिद्धांत समझ में आया? कणिका सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के गुणों की व्याख्या समझ में आई। ये सारी व्याख्या कौन किया? अब बच्चों 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इनकी जो बातें थी, इनका जो सिद्धांत था, लोग सही मानते रहे, लेकिन कुछ समय पश्चात इनके कणिका सिद्धांत में बहुत सारी कमियां आ गई और जब बहुत सारी कमियां आ गई तो इनका सिद्धांत खंडित हो गया, समाप्त हो गया। तो कणिका सिद्धांत का खंडन या कणिका सिद्धांत की कमी बताने जा रहे हैं और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बीच में बोलो नहीं तो सब भुला जाओगे। थ्योरी है पूरा। देखो बच्चों, हमने आपको एक्सप्लेन किया कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है। 4 ही लाइन का तो था कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे अनंत अदृश्य कणिकाओं के रूप में, ये कणिकाएं द्रव्यमान और वेग युक्त होती हैं। इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही तो कणिका सिद्धांत है। व्याख्या 4-5 प्रकाश के गुणों कराई कि नहीं? अब ध्यान दो जरा, सुनो ऐसा। न्यूटन के कणिका सिद्धांत का खंडन, कणिका सिद्धांत की कमियां, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। अगर आप लोग विश्वास न हो तो मुंह बंद करके बैठो। कणिका सिद्धांत इतनी घनघोर बेइज्जती कराऊंगा अभी फोटो कि तुम लोग न्यूटन को जो है चूतिया समझने लगोगे। ध्यान दीजिए। हाँ, कणिका सिद्धांत की कमियां। तो कणिका सिद्धांत की घनघोर कमियां बताने जा रहे हैं। घनघोर बेइज्जती और न्यूटन, आपके न्यूटन चाचा की घनघोर बेइज्जती। तो देखो जरा, सबसे पहली बात न्यूटन ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से, यही तो बताया न्यूटन बताए, ऋषि दुबे ध्यान से सुना बेटा, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे 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 कणिकाओं के रूप में बाहर निकलता है। यही तो बताया कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से कि असंख्य छोटे छोटे अदृश्य कणिकाओं के रूप में बाहर निकलता है। तो अब यहां पर समझो, लोगों ने सोचा एक है मतलब भाई, जैसे हम बल्ब जलाए दी तो बल्ब से प्रकाश कणिका के रूप में बहरे निकलत बा, माने जो स्रोतवा है भाई का कर जौन है उमें द्रव्यमान है, पानी आप तो पैदा न कहो, जौन स्रोतवा है वही का कुछ द्रव्यमान कण बन बन के निकलत हुए। मतलब जैसे बल्ब जलाए, बल्ब का जौन 1.5 किलो बल्ब यह मान लिया तो वही का द्रव्यमान छोट छोट नन्हा मुन्ना कण बन करके पहले चारों तरफ उड़त हुए। तो सोचने वाली बात है कि अगर कोई प्रकाश स्रोत जल रहा है या एक्टिव हो गया है, प्रकाश से निकल रहा है, तो कणिकाओं के रूप में जब प्रकाश द्रव्यमान के रूप में बाहर जा रहा है तो जो स्रोत है उसी का द्रव्यमान कण के रूप में बाहर निकल रहा होगा। तो माने स्रोत के अगर हम 1 घंटा जलाई दी 2 घंटा, तो स्रोत के कुछ भाग कणिका के रूप में उड़ जाए चाहिए। 2-4 घंटा बाद आई तो बल्ब जो है आधी बचे चाहिए, आधी चुक जाए चाहिए, कण के रूप में बहरी चली जाए चाहिए। एक आध दिन बाद आई तो पूरी बल्ब चुक गए चाहिए।
वहाँ केवल फिलामेंटे दिखाई चाहिए, ऐसा तो चाहिए। यदि न्यूटन का कणिका सिद्धांत सही है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणों या द्रव्यमान के रूप में बाहर निकलता है, तो निश्चित तौर पे प्रकाश स्रोत का ही द्रव्यमान वह कण द्रव्यमान के रूप में बाहर निकलता होगा। और प्रकाश स्रोत को धीरे धीरे इसलिए क्या होना चाहिए, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाना चाहिए, चुक जाना चाहिए। माने अब हम दिया जलाए दे ही है, 2-3 घंटा बाद आई देखी दिया आधा बचा हो, आधा गुड़ गया हो, और 4-5 घंटा बाद आई दिया चुप गिरा है, ऐसे हो चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखो आज CFL जल रही है, कल आओगे तब भी यही रहेगी, ऐसा नहीं कि चुक जाएगी, प्रकाश भले निकालती रहेगी। तो माने न्यूटन के कणिका सिद्धांत की घनघोर बेइज्जती नंबर 1 कि अगर जो है प्रकाश कणिकाओं के रूप में किसी स्रोत से बाहर निकलता हो, तो स्रोत का द्रव्यमान धीरे धीरे समय के सापेक्ष कम होना चाहिए, स्रोत को समाप्त हो जाना चाहिए, चूक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा, इसका मतलब इनके सिद्धांत में कोई जो है प्रशांत जी खामी है। दूसरी बात कि जब जो है स्रोत से ही प्रकाश निकलता है, तो जो स्रोत का ताप है उसी ताप से प्रकाश निकलता होगा या उसी ऊर्जा की प्रकाश निकलता होगा। ऊर्जा और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, E = 3/2 kT। अगर कोनो वस्तु कम गर्म है तो उसका मतलब हमें कम ऊर्जा है, और कोनो वस्तु ज्यादा गर्म है तो मतलब हमें ज्यादा ऊर्जा है। तो ये समझावा गया कि जब स्रोत के ताप पे प्रकाश की ऊर्जा डिपेंड करे चाहिए, तो अगर कोनो स्रोत ज्यादा ताप वाला हो तो उसी जो प्रकाश निकले ओके ऊर्जा ज्यादा, ओके वेग ज्यादा हो चाहिए। माने अगर मरकरी जल रहा है तो कोई टेम्परेचर ज्यादा होता, तो उसी जो प्रकाश निकले वो ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा वेग से निकले। और जब चिमनी या दिया जलाई वो का ताप कम होता, उसी जो प्रकाश निकले कम ऊर्जा और कम वेग से चले चाहिए। माने हर स्रोत से निकला प्रकाश अलग अलग स्पीड चले चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो। प्रकाश चाहे चिमनी से निकले चाहे सूरज से, हमेशा 3×10⁸ मीटर/सेकंड के स्पीड से चलता है। माने स्रोत के ताप पर प्रकाश ऊर्जा निर्भर ना करते। न्यूटन के दूसरी कमी आई है, स्रोत के ताप पर प्रकाश की ऊर्जा निर्भर। तीसरी बात यह जो परावर्तन की व्याख्या के बस अंदाजुआ तर्क दे दें कि प्रकाश करके आवत यहाँ तो तर्क प्रक्रिया उनको घुमा दे, कौनो ये सैद्धांतिक आधार ना रहे। माने कुछ सिद्ध कई के ना दिखाए, प्रूफ कई ना दिखाए, कैलकुलेशन गणना ना दिखाए, केवल बस तार्किक जवानी उत्तर रहा है। बस अंदाजवाद है कि तल के प्रक्रिया लाग परावर्तन हो गए, तल के प्रक्रिया लाग अपवर्तन हो गए। तो मतलब परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कणिका सिद्धांत के द्वारा तार्किक रूप में नहीं की गई है, सैद्धांतिक रूप में नहीं की गई है। एक कमी ये भी हो गई, ठीक है। और बेटा न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज्यादा होता है, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे फोको वगैरह, उन्होंने पता किया था प्रकाश का वेग विरल में ज्यादा होता है। तो इनका एक कमी ये भी हो गया। और जो सबसे बड़ी कमी थी कि प्रकाश के सभी गुणों की इन्होंने व्याख्या तो की, लेकिन कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में विस्पंद, ध्रुवण, डॉपलर प्रभाव, बहुत सारी ये सब घटनाएं होती हैं। न्यूटन इसको दूर दूर तक सिद्ध नहीं कर पाए कणिका सिद्धांत द्वारा। मतलब प्रकाश की जो तरंग प्रकृति वाली घटनाएं होती हैं उन्हें न्यूटन कणिका सिद्धांत द्वारा नहीं प्रूव कर पाए, नहीं समझा पाए, ठीक है। तो ये न्यूटन के कणिका सिद्धांत की कमियां थी। वंशिका हम सोच रहे हैं एक बार फिर से बता दें तुमको, मलिशियन टाइप की लड़की हो, डांस करो। तो सबसे पहला हमको ऐसा बोली दीपिका करने से कणिका सिद्धांत की नंबर 1 कमी कि जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से कणों के रूप में उत्सर्जित होता है तो प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान धीरे धीरे कम होते होते स्रोत को क्या हो जाना चाहिए, ऐसा होता है। माने कणिका सिद्धांत में कमी है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा स्रोत के ताप पर डिपेंड करनी चाहिए और इसलिए अलग अलग स्रोत से अलग अलग वेग और ऊर्जा का प्रकाश निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा परावर्तन और अपवर्तन की कोई सैद्धांतिक व्याख्या कणिका सिद्धांत द्वारा। और सघन माध्यम में इन्होंने वेग अधिक बताया था, जबकि विरल माध्यम में वेग अधिक होता है। और बच्चों हमने आपको बताया कि कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, विस्पंद, इन सब की व्याख्या कणिका सिद्धांत द्वारा नहीं दी जा सकी और इसलिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया। और अब जब कणिका सिद्धांत फेल हो गया
तो साइंटिस्टों के पास फिर से दिक्कत आ गई कि भाई प्रकाश को समझाया कैसे जाए, एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर की मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाली है। हॉलैंड एक देश का नाम है बेटा, वहाँ के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे हाइगेंस। हाइगेंस से बाकायदा कांच का एक बर्तन लिया और उसमें जो है, आगे बीएससी में जाओगे पढ़ने को मिलेगा, जो है ईथर माध्यम भर दिया, ईथर गैस, और उसके बाद जो है प्रकाश के संदर्भ में अपना लॉजिक दिया, और जो अपना लॉजिक दिया प्रकाश के संदर्भ में वही मान्य है, और उसे हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। माने इन्होंने जो बातें बताई, जो सिस्टम बताया प्रकाश के संदर्भ में, उसे हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। और बच्चों, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, और इस द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो माने अब हमको पढ़ने के लिए केवल 3 रीडिंग है चैप्टर में। आप समझ रहे हो कि 2 घंटा की क्लास 2 दिन दे दी जाए तो चैप्टर समाप्त हो जाए। समझ में आ रहा है? थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो तरंग सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत और परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या, 3 रीडिंग पढ़नी है। और बच्चों, हर वर्ष कंटिन्यूअस एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कभी कहता है हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या है, परावर्तन की व्याख्या करो। तो कभी कहता है हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या है, अपवर्तन की व्याख्या करो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है पढ़ाने से पहले कि बेटा फुली थ्योरी है, अगर बीच में 1-2 लाइन न समझ में आए तो आगे के 1 लाइन न समझ में आए। तरंगिका सिद्धांत से व्याख्या में 1.5-2 पेज में व्याख्या है, लेकिन पूरी थ्योरी है, यही क्लास में रटा देवे ध्यान से।